अमेरिका का हमला वेनेजुएला का चप्पा चप्पा दहला। अमेरिकी डेल्टा फोर्स आई, मादुरो को उठा ले गई। आसमान में उड़े अमेरिकी फाइटर, वेनेजुएला का सरेंडर। अमेरिका ने दिखाया, वेनेजुएला को मिट्टी में मिलाया। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की असली वजह क्या है? क्या मादुरो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे? क्या अमेरिका ने तेल के लिए वेनेजुएला पर हमला किया? वेनेजुएला का गेम ओवर, अमेरिकी बम्बर का कहर। तो बड़ी खबर यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका के कब्जे में है। सवाल यह है कि अमेरिका ने हमला वेनेजुएला पे क्यों किया? क्या ड्रग कार्टेल सबसे बड़ा मुद्दा है या ड्रग कार्टेल तो बहाना है, निशाना कहीं और पर है? वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की असली वजह क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या मादुरो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे जैसा कि अमेरिका कह रहा है, या अमेरिका ने तेल के लिए वेनेजुएला पर हमला किया? क्योंकि सबसे ज्यादा बड़े रिजर्व जो है वो दुनिया के वेनेजुएला में है। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले से इजराइल का बयान आया है। वेनेजुएला पे जो हो रहा है, ईरान के शासक उसे देख रहे होंगे, ये इजराइल का कहना है। क्योंकि ईरान में भी जेन-ज़ी ने खामनेई के खिलाफ सड़कों पे उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वेनेजुएला में भी जिस तरह के हालात है, रोजी रोटी का संकट है, महंगाई अपने चरम पर है, माइग्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल हो गई है, वही हाल ईरान में भी देखने को मिल रहा है। और इसी को आधार बनाकर इजराइल का बयान आया है। एक बड़ा पैनल गेस्ट का कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन अमेरिका और वेनेजुएला की अपनी अदावत तो है ही, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद यह दुश्मनी और बढ़ गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने ड्रग के नाम पर मादुरो को खूब धमकाया, इसके बावजूद मादुरो झुकने को तैयार ही नहीं हुए। नतीजा, वेनेजुएला पे हमला कर दिया और मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका पे अब उन पे मुकदमा चलाया जाएगा। ट्रंप ने ऑर्डर दिया और वेनेजुएला हवाई हमलों से दहल उठा। ट्रंप ने इशारा किया और कराकास का नेवी बेस उड़ गया। ट्रंप ने आदेश दिया और अमेरिकी सेना वेनेजुएला में दाखिल हो गई। ट्रंप के क्यों टारगेट पर वेनेजुएला? डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस निकोलस मादुरो। साउथ अमेरिका का वो देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है।
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के बीच ठन गई। मामला सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहा। अब आसमान से ड्रोन बरस रहे हैं। वेनेजुला के ऊपर अमेरिकी फाइटर का कब्जा है और सड़कें अमेरिकी टैंकों से भर गई। अब सवाल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुला पर हमले का ऑर्डर क्यों दिया। तो पिछले कुछ दिनों के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप और वेनेजुला के प्रेसिडेंट मादुरो की जुबानी जंग से समझते हैं। ट्रंप का दावा है कि मादुरो एक नार्को टेररिस्ट है। ट्रंप का कहना है कि मादुरो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल का मुखिया। वहीं मादुरो का इल्जाम है कि अमेरिका की नजर वेनेजुला के खजाने पर है। मादुरो का कहना है कि अमेरिका उसके ब्लैक गोल्ड यानी तेल को हथियाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति मादुरो पर इनाम भी घोषित किया और उसकी रकम को दोगुना भी कर दिया। मादुरो की सत्ता को पलटने की धमकी देने के साथ तेल को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। इसके बावजूद वेनेजुला सीना तान कर लड़ने को तैयार है। उधर वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में दावा किया था कि अमेरिका वेनेजुला में सरकार बदलना चाहता है। मादुरो ने यह भी कहा था कि अमेरिका उसके विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है। मादुरो पर राष्ट्रपति ट्रंप ने नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते एक डॉकिंग एरिया पर ड्रोन हमले के पीछे CIA थी। माना जाता है कि इस जगह का इस्तेमाल वेनेजुला के ड्रग कार्टेल करते थे। ये सितंबर में अमेरिका की ओर से नावों पर हमले शुरू करने के बाद वेनेजुला की जमीन पर पहला सीधा ऑपरेशन था। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि वेनेजुला के खिलाफ जमीनी हमले भी हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में कई नावों पर हमले किए जिन पर ड्रग तस्करी का आरोप था। अमेरिकी सेना की जानकारी के मुताबिक इस समुद्री अभियान में अब तक कम से कम 30 हमलों में 160 लोग मारे जा चुके हैं। He can do whatever he wants. I mean, we have a massive armada formed, the biggest we've ever had, and by far the biggest we've ever had in South America. He can do whatever he wants. It's all right. Whatever he wants to do. If he wants to do something, if he plays tough, it'll be the last time he's ever able to play tough. ट्रंप ने एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराया कि वेनेजुला की जमीनी कार्रवाई भी संभव है ताकि मादुरो को सत्ता छोड़ने के लिए दबाव डाला जा सके। अमेरिका ने वेनेजुला पर सख्त प्रतिबंध भी लगाए हैं। इसके बावजूद मादुरो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं। हालांकि उन्होंने ये संकेत जरूर दिया था कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन मादुरो का ये ऑफर राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद नहीं आया और उन्होंने साल की शुरुआत में ही आखिरकार वेनेजुला के खिलाफ सबसे बड़े हमले का आदेश दे दिया। इसके बावजूद वेनेजुला अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं। यानी जंग तो अभी शुरू हुई है, कब तक चलेगी पता नहीं। हो सकता है मादुरो के तख्ता पलट होने तक। टीम न्यूज़ नेशन। तो अमेरिका के इस एक्शन से पूरी दुनिया भर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि अमेरिका किसी दूसरे देश में जाकर इस तरह से कहीं के राष्ट्रपति को कैसे गिरफ्तार कर सकता है। सवाल यह भी है कि यह ड्रग कार्टेल का जुड़ा मुद्दा है या अमेरिका की नजर वहां की ऑयल रिफाइनरीज पे है, वहां के कच्चे तेल के ऊपर है। इन सब पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर के सिन्हा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रोबिंदर सचदेव साहब विदेश मामलों के जानकार, RSN सिंह साहब हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं,
और कुछ ही देर में दीपक वोरा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, विजय सरदाना साहब भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं न्यूज नेशन के मंच पे। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वेनेजुला पर अमेरिकी हमले पर ईरान का बयान आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा है वेनेजुला में जो हुआ वो ईरान में नहीं होने देंगे। ये कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई का। अब आपको दिखाते हैं 3 जनवरी से जुड़ी वो 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर 3 जनवरी 2020 की है, जब ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने हमला करके बगदाद एयरपोर्ट पे ढेर कर दिया था। कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की और 100 मिसाइलें दागी। अमेरिका ने कासिम सुलेमानी पर आरोप लगाया था कि वो मिडिल ईस्ट और अरब में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं आज 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने हमला करके राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बना लिया। ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए, 3 जनवरी 2020, 3 जनवरी 2026। ये संयोग है या प्रयोग है, ये हमारे एक्सपर्ट बता सकते हैं। तो सबसे पहले विजय सरदाना साहब, मैं आपसे सीधे पूछता हूं, ये सारा खेल तेल से जुड़ा है? सबसे पहले आपको और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को प्रणाम। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। इस समय अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और कोई भी, अगर आप देखें अमेरिका की जो रणनीति है, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं जो अमेरिका के साथ हैं वो उनके साथ हैं, और जो उनके साथ नहीं हैं उनके खिलाफ अमेरिका ने युद्ध छेड़ रखा है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो वेनेजुएला है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि पूरी दुनिया में इस समय अमेरिका को चाहिए आर्थिक मजबूती, और इस समय अमेरिका के पास भी काफी हद तक क्रूड है। लेकिन जब से चाइना और ब्रिक्स ने अलग से काम करना शुरू किया है, तब से परेशानियां बढ़ रही हैं। और इस समय अमेरिका को किसी भी तरीके से पैसे की जरूरत है, चाहे वो चोरी करके लाएं, चाहे वो लूट के लाएं, चाहे किसी के खजाने पे कब्जा करें। और सबसे आसान इस समय उनको स्थिति दिख रही थी वेनेजुएला की, क्योंकि वहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा प्रूवन क्रूड रिजर्व्स है। अब वहां पे अमेरिकन कंपनियां काबिज होंगी, वहां का क्रूड बेचा जाएगा और उसका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अमेरिका भेजा जाएगा, ताकि अमेरिका का जो घाटे का बजट है उसको कुछ हद तक भरपाई की जा सके। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की RSN सिंह साहब। मतलब आप सोचिए ना कि आप कितने दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ आप अपनी इमेज शांति दूत के तौर पे पूरी दुनिया में प्रस्तुत कर रहे हैं, वहीं आप दूसरे देश में जाकर वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको ड्रग कार्टेल में कह रहे हैं कि इनका हाथ है। जबकि दुनिया जान रही है कि साहब पिछले कई सालों से अमेरिका की नजर वेनेजुला के जो क्रूड ऑयल है वहां पर जो भंडार है उस पर टिकी हुई है। देखिए, ये गिरफ्तार नहीं, उनको तो अगवा किया गया है। तो आप समझ लीजिए कि अब नेशन स्टेट्स का क्या अस्तित्व रह गया है हमारे इस इंटरनेशनल सिस्टम में। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि इसका ड्रग कार्टेल से कुछ लेना देना नहीं है। हकीकत क्या है कि 1959 में जब क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद से सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन होने के बावजूद भी वो एक जो कम्युनिस्ट रेजिम्स थे वहां पे बरकरार रहे। ये सारे उस एरिया में, कोलंबिया, वेनेजुला, ये सारे एरिया में। और उसके बाद कई घटनाएं घटी और चावेज आए। चावेज ने बिल्कुल वो, इसको जॉर्ज बुश को डेविल बुलाते थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू मीट सद्दाम हुसैन, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफिशियल उसमें। उसके बाद से उसने एक तरह से रिवोल्ट कर दिया अमेरिका के खिलाफ। पूरे इनके डिप्लोमेटिक जो उसके अंदर और बाद में मादुरो के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरे खत्म हो गए। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका ने जब सैंक्शंस लगाया इस पे, तो क्या हुआ कि उसके बाद चाइना और रशिया के साथ उनका और ज्यादा उनका वो मिलाप जो है वो बढ़ गया। यहां तक कि जब ये चावेज का इलेक्शन हुआ था,
तो भारी मात्रा में जो हाउस होल्ड आइटम्स थे चाइना ने भेजा था, $68 बिलियन, $68 बिलियन चाइना ने उसको दिया था। तो अभी क्या है कि चाइना लैटिन अमेरिका में केवल वेनेजुला में नहीं, उसका वर्चस्व जो है चिली, पेरू, बोलीविया, ये सब जगह ये बिल्कुल मतलब जो कि जहां पे इनकी कभी प्रेजेंस नहीं थी वहां पे हो गई चाइनीज की। अब आपने बिल्कुल सही कहा है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो दो है इसमें, एक है एनर्जी और दूसरा है ज्योग्राफी। एनर्जी आपने ऑयल की बात बता दी, वो एक हिस्सा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है, इट्स प्रॉक्सिमिटी टू पनामा कनाल। अब आप समझिए कि अमेरिका को चाइना उसको स्ट्रेटेजिकली अगर चेकमेट कर रहा है लैटिन अमेरिका में, तो अमेरिकन के लिए एक उन्होंने समझा, और हो सकता है उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो। अगर क्यूबन वो जो क्राइसिस हुआ था, अगर मिसाइल्स लगा के यहाँ भी, और ऐसी खबरें थी कि रशियंस वहां पे मिसाइल्स वो लगाने वाले। दूसरा क्या हुआ सर कि सैंक्शंस जब लगाया तो सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए जो सिस्टम बनाया, उससे डॉलर जो है वो उसका वर्चस्व गिरता रहा, उसका वर्चस्व कम होता रहा। और फिर ब्रिक्स का जो एक आपने ब्रिक्स दो की बात इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा जियोग्राफी और ऑयल रिजर्व, ये दो बड़े फैक्टर हैं। रविंदर सचदेव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि साहब ये तो सीधे सीधे दादागिरी हुई। आप जब चाहें जिस देश में चाहे आप हमला कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया देख रही है, आप डबल स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं। जो ये निकोलस मादुरो थे, इन्होंने तो कहा साहब अगर ड्रग कार्टेल में आप बात करना चाहते, जहां बात करना चाहते, जिस समय बात करना चाहते, मैं तैयार हूं। अगर आपकी कंपनी हमारे ऑयल रिजर्व पे निवेश करना चाहती, मैं उसके लिए भी बातचीत के लिए तैयार हूं। या ओह नो डेफिनेटली यस। देखिए, अमेरिका इस समय जिस रास्ते पर है, इन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन स्ट्रैटेजी अभी हार्डली 10 दिन पहले निकाली है। ट्रम्प सरकार ने 31 पेज की जो है, उसमें क्लियर कट इन्होंने लिखा है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, इस पूरे हेमिस्फेयर में अमेरिका का कंप्लीट दबदबा होना चाहिए। तो उसी में लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, यहां पर अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट विचारधारा की सरकारें हों, क्योंकि बाय द वेरी फैक्ट वो अमेरिका को अपोज करती है इंपीरियलिस्ट के हिसाब से, राइट। तो अमेरिका और ट्रम्प का ये भी सोचना है कि इतने सालों से अमेरिका ने जो इतना, भाई अमेरिकन इकोनॉमी बड़ी, इतना पैसा है अमेरिका पे, इतनी मिलिट्री बनाई है, इसका फायदा क्या अगर मैं इसे इस्तेमाल ना करूं। तो ट्रम्प उस विचारधारा में जा रहा है, राइट, कि मेरे को जहां दिखता है अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए, अब उसके हिसाब से जो भी हो, मैं सारे एसेट्स यूज करूंगा, जो मुझे हमले करना है करेंगे, और इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, तो अंतरराष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, आईजी से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन, इसका कोई मतलब नहीं है अमेरिका के लिए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल नहीं है इस समय अमेरिका के लिए। अमेरिका अपने कानून, अपनी चाल चलता है। इसे मदुरो की बात हो रही, तो मदुरो को इन्होंने ऑलरेडी इसके खिलाफ, इसको जो होगा ना न्यूयॉर्क में, अगर ट्रायल गया तो न्यूयॉर्क में इसका केस चलेगा। वहां पर अमेरिका ने इसके ऊपर $50 मिलियन की बाउंटी रखी हुई थी कि इसको अरेस्ट करने के $50 मिलियन। सेकेंडली देखिए, इसकी वाइफ को भी ले गए इसके साथ। मदुरो की वाइफ खुद में एक बड़ी प्रोमिनेंट, अच्छी, स्मार्ट लेडी है, और एक मेंबर पार्लियामेंट है वो वहां की नेशनल असेंबली की। तो उसको भी इसलिए ले गए ताकि अगर केवल मदुरो को ले जाते, उसकी वाइफ को छोड़ जाते, तो वहां पर पॉलिटिकल वो अपना मोमेंटम बना सकती थी इन फेवर ऑफ मदुरो, राइट। तो उसकी वाइफ को इसलिए ले गए हैं। इसके अलावा ये जो अटैक्स हुए, आप देखो, ठीक है, जहां भी अटैक करे, इनके स्ट्रैटेजिक एसेट्स पे अटैक करे, डिस्ट्रैक्ट किया, कम्युनिकेशन रेडार सिस्टम उड़ा दिए गए, और एक अलग टीम गई जिसने मदुरो को किडनैप कर लिया, राइट। बट एक अटैक उस पर भी हुआ जो चावेज है, उसकी मसोलियम पे, उसकी मॉन्यूमेंट पे। चावेज, आपके दर्शकों के लिए, 2000 या कुछ में सत्ता में आया था वेनेजुएला में, और तभी से उसने एंटी अमेरिका 1999 पे, ट्रू, अपना अलग रास्ता चला दिया था, राइट। तो और चावेज लीडर है इस पूरी मूवमेंट का, लेफ्ट का, सोशलिस्ट का, वेनेजुएला में। तो मतलब कि वो सिंबल भी उड़ा देना
वेनेजुएला के अंदर, जो कि लेफ्टिस्ट हाँ, सोशलिज्म वो को मैसेज inspire बिल्कुल करते हैं। क्लियर है जो आपने शुरू में कहा कि इनकी इंटेंशन क्या है करके। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद सिन्हा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। वेनेजुएला के गृह मंत्री डियोसडाडो कैबोलो का बयान, नेतृत्व पे भरोसा रखे और शांति रखे, ये उनके गृह मंत्री का कहना है। निराश ना हो और दुश्मन की मदद ना करें, यह हमारी पहली लड़ाई नहीं है, हमने पहले भी हमलों का सामना किया है। किसी भी शख्स से बढ़कर जनता है, जनता जानती है कि क्या करना है। जनरल सिन्हा साहब, ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी बिल्कुल तय है कि पहले उस पर सैंक्शन लगा दो, उसे डराओ धमकाओ, अगर वो रेसिस्ट करे तो फिर आखिरी विकल्प आपके पास बचता है, आप उसे हमला करो, जो आज हमने देखा। देखिए, सही है, अमेरिका का हेजेमनिक बिहेवियर ऑल ओवर वर्ल्ड रहा है। आप, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपका। मैं सुन रहा हूं आपको। हेलो, जनरल सिन्हा, क्या मैं सुन रहा हूं, आप प्लीज बोलिए। हेलो जी, देखिए, अमेरिका का हेजेमनिक बिहेवियर पूरे वर्ल्ड में रहा है, भारत पे भी रहा है। 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट लेके आ जाना, तो उसने कहीं बदला नहीं है। हाँ, अभी वो थोड़ा स्ट्रिंक कर रहा है पूरे ग्लोबल से। अभी उसकी जो डॉक्ट्रिन ये कह रहे थे कुछ दिन पहले, वो नवंबर में आई है और उसको उसने उजागर किया है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो हम देखिए, उसको समझेंगे तभी होंगे। हम सब जानते हैं कि ये सही नहीं है। आपने सवाल ये किया था कि जितने वर्ल्ड के ये हैं इदारे हैं, वो तो पहले ही कंप्रोमाइज है साहब। उसको क्या बार बार वही, और कुछ नहीं हो सकता। आप चिल्ला लीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस को बोल लीजिए, यूएन को, ये सारे इनके ही चोचले हैं, उनके थ्रू ही ये काम करते हैं। अब आप उसमें जाकर के उसमें आप गुहार लगाएंगे, कोई कह देगा गलत है, हम भी चिल्लाएंगे, यहाँ से प्रोसेसर निकालेंगे, पर लोग जो करते हैं वो कर। देखिए, उसका अंडर बेली है, ये यदि नहीं समझेंगे। अमेरिका के अपने सिक्योरिटी कंसर्न है। बिफोर दैट केवल एक कंट्री होता था, क्यूबन क्राइसिस हुई थी, मिसाइल क्राइसिस 1962 में, और जो कि न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती थी, और उसको रशिया कर रहा था। नहीं तो सर, सवाल ये पूछेगा ना, रूस अगर यूक्रेन में गलत कर रहा है तो क्या आप वेनेजुएला में ठीक कर रहे हैं? जी, नहीं कर रहा है। कौन, किसने कहा कि ठीक कर रहा है? क्यों? अपने सिक्योरिटी कंसर्न को रशिया वहां कर रहा है, अमेरिका यहां कर। आप कहिए ना, मैं भी तो कहता हूं ना, गलत है साहब। जो अमेरिका कर रहा है बांग्लादेश में, उसको आप कैसे, जो चाइना इंडिया में कर रहा है उसको आप कैसे सही ठहरा सकते हैं? अमेरिका थ्रू पाकिस्तान भारत में करना चाह रहा है अभी जो, वो कैसे सही ठहरा सकते हैं? मगर इससे सही ठहराना नहीं ठहराना, ये डिबेट हो। मैं डिबेट करने थोड़ी बैठा हूं यहां पर कि सही, वो सच्चाई है भाई, वो ले गया उसको उड़ा। उसने सितंबर से शुरू किया, आज ले। और मैं तो कहता हूं ये तो गेट अवे है। किसी ने बहुत सही बताया कि उसका ज्योग्राफी और उसकी इकोनॉमी है, और कोई कहता है कि प्रूवन ऑयल तो 302 बिलियन ये है ना बैरल, उसको आपको पता होना चाहिए 1.5 ट्रिलियन है अनएक्सप्लॉयटेड, और सबसे रिचेस्ट 55 स्क्वायर 1000 किलोमीटर जो है उस पे उसने करना है। एंड ही विल नॉट अलाउ, जिस तरह से रशिया एंड चाइना ने कहा वहां पर काबिज हुए हैं वहां पर उसके अंडरबेली में। और अंडरबेली में यही नहीं देश है, अर्जेंटीना है, दीज पीपल। ऐसा नहीं है कि इसके आप कहेंगे कि जस्टिफाइड है, मगर वो करता है ऐसे। अभी तो वही थ्रेटेंड है। यदि पनामा के अंदर में वो कहता है कि पनामा कैनाल को आपने चाइना के हाथ में भेज दिया, पूरा का पूरा कैरेबियन के अंदर में, कैरेबियन में उसने लिया है वापस, या जमाइका ले लें, होंडुरास ले लें। इसके पहले निकरागुआ में मैंने यूएन का ड्यूटी दी है वहां पर, तो वहां पर उसके कंसर्न थे, मगर आज तक उसने कहा कि हाँ, इसको हम पूरे विश्व में करते रहे। और बहुत सही बताया, इकोनॉमी फैक्टर में वो जा रहा है नीचे। 37 ट्रिलियन डॉलर की उसके ऊपर में, जिस स्टेट के अंदर में, तो वो बबल है, वो तो फट ही रहा है। उसके इकोनॉमी की फट रहा है, अब उसको मिलिट्रीली चैलेंज हो रही है। बिल्कुल। रोबिंदर सचदेव साहब, आप रणनीले वहां की जो निजाम है उसके खिलाफ एक माहौल बना दो,
वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा कर दो, जो इस समय वेनेजुला में चल रहा है साहब। वहां इन्फ्लेशन की क्या हालात है, एम्प्लॉयमेंट की क्या हालात है, माइग्रेशन का क्या स्टेटस वहां पर है, और उसके बाद वहां की रिजीम को आप जब चाहो जिस तरह से चाहो बदल डालो। जी हाँ, आई मीन सर्टेनली आप देखिए सैंक्शंस जो अमेरिका लगाता है, हम कहते हैं कि उनका असर नहीं पड़ता, बट अभी आप देखिए तो असर पड़ता भी है। वेनेजुएला में जो हो रहा है, वहां पे जो लोग आई मीन ऑपोजिशन में हैं, पॉलिटिकल ऑपोजिशन क्यों है? क्योंकि इकोनॉमी सही नहीं जा रही, इन्फ्लेशन है। वो तो मदुरो ने डेफिनेटली अपनी पावर से दबा रखा था। आप ईरान देखिए ना, ईरान में आज जो प्रोटेस्ट हो रही है क्यों हो रही है? आधा तो कम से कम फैक्टर है इकोनॉमिक डिप्रेशन कहिए या क्राइसिस कहिए। तो वहां भी यही हालात है, वहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, वहां पर वेजेस नहीं दे पा रही है सरकार। तो क्यों हो रहा है? अमेरिका की जो सैंक्शंस है उनका असर हो रहा है ना धीरे धीरे। तो जब पब्लिक तरस्त हो जाती है तो वो रेजिम चेंज पे आ जाती है। तो पहला स्टेप तो यही है। अब कई जगह सैंक्शंस अमेरिका की सक्सेसफुल नहीं हो पाई ज्यादा। क्यूबा एग्जांपल ले लीजिए, पर क्यूबा भी इकोनॉमिकली सफर कर। और बाय द वे, इसके बाद वेनेजुएला के बाद अगला जो लाइन में है वो क्यूबा है। और क्यूबा इस समय इस अटैक से इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि क्यूबा जो अपना तेल इंपोर्ट करता है ना, करीब 50% तेल वो वेनेजुएला से लेता था अंडर ऑयल एग्रीमेंट, जो सस्ता मिलता था उसे, राइट। अब जब वेनेजुएला से तेल बंद हो जाएगा सस्ता मिलना क्यूबा को, क्यूबा ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में, क्यूबा की इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ेगी। सेकेंडली, मार्को रूबियो जो है यूएस का सेक्रेटरी स्टेट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो क्यूबन ओरिजिन का है। उसके पेरेंट्स 1950s में कास्ट्रो से पहले इधर आ गए थे। तो रूबियो जो है ये हार्ड लाइनर है रिगार्डिंग डिक्टेटर्स, लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट इन दिस रीजन, यानी कि क्यूबा को लेकर के, वेनेजुएला को लेकर के, राइट। तो आपने दो महत्वपूर्ण बातें बताई कि अगला टारगेट वेनेजुएला के बाद क्यूबा हो सकता है। मैं कुछ पलों के लिए यहां पर रुक रहा हूं सदैव साहब, मैं वापस लौट के आता हुआ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आरएसएन सिंह साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए क्या सबक है, और इजराइल किस तरह से ईरान से कह रहा है कि जो वेनेजुएला में हो रहा है ईरान गौर से देख ले उसको। वेनेजुएला पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, हम सरकार संभालने के लिए तैयार है, ये कहना है मारिया मचाडो का। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वेनेजुएला में जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया है और एक तरह से कब्जे में लिया है वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को, तो उसके बाद आगे वेनेजुएला का क्या होगा, ये सबके मन में सवाल है। वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला संकेत है बड़े कूटनीतिक उथल पुथल के। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पकड़ने का दावा किया है। सवाल है कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में अब क्या होगा? क्या इस महाद्वीप में दूसरी महाशक्तियों की एंट्री होगी? आखिर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को लेकर चीन की रणनीति क्या है? क्या वेनेजुएला की जंग अमेरिकी महाद्वीप में महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट साबित होगी? जिसकी आशंका महीनों से जताई जा रही थी, अब वो खौफनाक हकीकत में तब्दील हो गया। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले की ये तस्वीरें हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में अमेरिकी हमले के बाद कोहराम मचा हुआ। तो 2026 में शुरू हो गया नया संग्राम। पूरी दुनिया के लिए क्या है पैगाम? वेनेजुएला की राजधानी के आसमान में ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का कहर है। वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका का हमला हो रहा है। दो मुल्कों के बीच का ये टकराव है। लेकिन क्या ये टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित रहेगा? क्या वेनेजुएला के मुद्दे पर महाशक्तियों की टक्कर होगी? अमेरिका वेनेजुएला की टक्कर में चीन का एंगल क्या? बम धमाकों की गूंज, विमानों की गर्जना। वेनेजुएला बम धमाकों से दहल रहा है। इन धमाकों की गूंज कई सवालों को जन्म दे रही है। सवाल दुनिया की महाशक्तियों का। क्या दुनिया की महाशक्तियां साउथ अमेरिकी महाद्वीप में दखल देंगी? क्या चीन ने वेनेजुएला में अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया? ये तो साफ हो चुका है कि चीन वेनेजुएला के साथ मजबूती से खड़ा है।
वेनेजुला पर अमेरिका के हमले को बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के विशेष दूत क्यू शियाओची की कराकस में वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो से मुलाकात के बीच ये हमला हुआ। चीन ये साफ कर चुका है कि वेनेजुला को वो सिर्फ एक कारोबारी साझेदार नहीं बल्कि क्षेत्रीय राजनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है। बड़ा मुद्दा यही है कि क्या अमेरिका का ये हमला खौफनाक शक्ल अख्तियार करेगा? क्या मादुरो के खिलाफ दुनिया की दूसरी महाशक्तियां दखल देंगी? अमेरिकी हमले का ये वीडियो वेनेजुला के हालात को बयां करता। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक आम आदमी कराकस में गाड़ी चला रहा है और उसके चारों ओर हवाई हमले हो रहे हैं। वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ अमेरिका का ये संग्राम वेनेजुला को चीन अपना रणनीतिक सहयोगी बताता रहा है। बड़ा सवाल चीन की ग्लोबल पावर बनने की ख्वाहिश का भी है। आखिर साउथ अमेरिकी महाद्वीप में चीन का एजेंडा क्या? एशिया में चीन की सेना लगातार अपना दखल बढ़ा रही। ताइवान को किसी भी तरीके से चीन में मिलाने का प्लान जिनपिंग का। ताइवान को घेर कर चीन ने वॉर ड्रिल की, लेकिन चीनी सेना के विस्तार की हसरत सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं। चीन साउथ अमेरिकी महाद्वीप में भी जंगी तैयारियों को अंजाम तक पहुंचा रहा है। हाल ही में चीन के वॉर गेमिंग एक्सरसाइज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अब चीन की वॉर गेमिंग एक्सरसाइज में कैरेबियन सागर भी शामिल होने लगा। दिसंबर महीने में एक कंप्यूटर मॉडल के जरिए चीन की सेना ने क्यूबा और मैक्सिको के पास कृत्रिम युद्ध का अभ्यास किया था। चीन की मंशा ग्लोबल पावर बनने की, लेकिन क्या इसके लिए चीन वेनेजुला में अमेरिका से पंगा लेने का रिस्क उठाएगा? ताइवान और प्रशांत महासागर इलाके में जिस तरह अमेरिका दखल देता, क्या अमेरिकी महाद्वीप में उसी तरह चीन दखल देने की कोशिश करेगा? टीम न्यूज़ नेशन। जनरल सिरा, आपको लगता है कि इस महाद्वीप में कोई देश जो है वो दखल देगा? जैसा कि हम बता रहे थे कि साहब चीन जिस तरह से वेनेजुला को बताता है, अपना साझेदार बताता है। चीन की हिम्मत नहीं है साहब कि यहाँ पर आकर के कुछ करे। ये कृत्रिम वॉर गेम क्या होता है? सैंड मॉडल के ऊपर में कुछ चीज़ें बना के करना, वो इवन इंडियन ओशन रीजन के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या वो कर लेगा? देखिए, चीन की आर्मी को खड़ा कर लेना, शिपें बना लेना, एयरक्राफ्ट बना लेना, न्यूक्लियर, तो इससे आप उसके लिए आपको जज्बा चाहिए, उसके लिए आपको चीज़ें चाहिए कि कर सकें। वो अपने ताइवान को कर ले, इतना ही बड़ा मैं मानता हूँ कि उसके लिए वो करके दिखा दे। 2027 तक तो बता रहा है ना, वो कर ले, प्रूव कर देगा। हाँ, यदि इंडिया वीक पड़ता 2020 के बाद ना, जिसने ट्राई तो किया था 62 में, क्योंकि इंडिया कंप्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अंदरूनी शक्तियाँ ऐसे होती हैं जो कि चीज़ें कह देगी कि नहीं चाइना बहुत बड़ा ताकत है, ये है। तो वो ट्राई किया था, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया था वहाँ के 20 जवानों ने। और उसके बाद उसकी वो जो मंशा है वो पूरी की पूरी सिंक कर गई, इसलिए वो भारत के साथ अभी ये करना चाहता है। फिर आप पूछते हैं रशिया को भी अमेरिका, देखिए आपको मीटिंग पता है कहाँ हुआ था? मियामी में। अभी जो रशियंस गए थे यूक्रेन की, जो इसकी बातें कर रहे थे उनकी डेलीगेशन, और यही फ्लोरिडा में है। फ्लोरिडा इज़ द सदर्न कमांड ऑफ अमेरिका। वहीं से चीज़ें हो रही हैं। 8 बजे रात में आज डोनाल्ड ट्रंप वहीं से अपने फ्लोरिडा के ही गोल्फ कोर्स से बताएंगे क्या चीज़ पूरी दुनिया को कि हमने फतह हासिल कर ली वहाँ पर। तो देखिए, वहाँ पर भी रशियंस को ये बताया गया था कि देखिए हम ये कर रहे हैं, उनको पता ही है कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका का वो अंडर सॉफ्ट बेली है। यदि आप वहाँ जाएंगे, चीन सोचता है कि हम कुछ रोड बना के BRI का प्रोजेक्ट लगा करके डेट ट्रैप में डाल करके कर ले, वो भी फुली एक्सपोज हो चुका है। वो पाकिस्तान के साथ एक्सपोज हो गया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो वो चाइना को तो आप छोड़ दीजिए, और जितना ज्यादा एक्सपोज होगा हमारे लिए भी अच्छा है। जनरल सिन्हा, हर देश को मतलब ये मान लेना चाहिए ना कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। आप किसी के भरोसे अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते।
एक बात मैं विजय सरदाना साहब आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं आरएसएन सिंह साहब के पास आऊंगा। एब्सोल्युटली यही बात है, दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल सरदाना साहब, एक बात जो आ रही है, अमेरिका इंपोर्टर भी है, ऑयल का एक्सपोर्टर भी है, वो एक तरह से क्या आपको लगता है कि वो चाहता है मिडिल ईस्ट रीजन में, हालांकि वो कनाडा से सबसे ज्यादा ऑयल लेता है, उसकी निर्भरता कम हो और ये सबसे सेफ है, उसके पड़ोस में है, उसके ऑयल रिजर्व के लिए, उसकी ऑयल कंपनीज के लिए सबसे बेहतर विकल्प था जो उसने आज इस्तेमाल कर लिया? देखिए, अमेरिका को अपने लिए ऑयल की इतनी चिंता नहीं है, उसके पास बहुत सोर्स है। उसके पास अपना इंटरनल सोर्स है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है, इराक है, बाकी सब ऑप्शंस उसके पास ऑलरेडी हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो आएगा चाइना को। जो वेनेजुएला का जितना ऑयल एक्सट्रैक्शन होता था, करीब मिलियन बैरल अ डे के आसपास, वो 90% चाइना जाता था, वो भी रिड्यूस प्राइस पे। अब स्थिति ये है कि अचानक अगर पोर्ट से लोडिंग बंद हो जाती है तो अमेरिका को नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रंप साहब सोच रहे थे कि शायद हम डी डॉलराइजेशन को रोक देंगे, मुझे लगता है कि आज बहुत जल्दी है। अगले 7-10 दिन में आप देखेंगे दुनिया में एक नई सोच निकलेगी। दुनिया अब ये कोशिश करेगी कि जहां तक हो सके हम अल्टरनेट सोर्सेज पे काम करें जहां अमेरिका का इन्फ्लुएंस ना हो। इसका मतलब यह है कि चाइना की डिपेंडेंसी ईरान और रशिया पे और बढ़ेगी। वहां पे जितना भी डॉलर ट्रेड था वो डी डॉलराइजेशन होगा। ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश भी अपने बारे में सोचेंगे। तो कुल मिला के ये स्थिति जो है ये शॉर्ट टर्म में अमेरिका के फेवर में दिखती है, बिल्कुल, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अमेरिका के अगेंस्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमिक फोर्सेस को गैल्वेनाइज करेगी। एक बिल्कुल सही कहा आपने, एक ना एक दिन तो ये माहौल बनेगा। आरएसएन सिंह साहब, हालांकि वहां की जो ऑयल कंपनी, उसने कहा साहब उसका ऑपरेशन जारी है, वहां कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है। विकल्प क्या है, मतलब भविष्य क्या है वेनेजुला का? अगर अब हम यहां से देखें तो वेनेजुला के पास विकल्प क्या है? नहीं, देखिए, आपको बता दूं कि 2007 तक ये तमाम इनके रिलेशंस स्ट्रेंड होने के बावजूद भी इनके जो बायलैटरल ट्रेड था वो ठीक चल रहा था। $50 बिलियन का दोनों देशों में ट्रेड था। उसके बाद से हालात और बिगड़ते गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों ने कहा कि ये पूरे देश, पूरी दुनिया ये देख रही है, दोनों के लिए चुनौती है कि क्या अमेरिका अपना ये लैटिन अमेरिका में वर्चस्व पुनः स्थापित करने में कामयाब होता है। क्या चाइना अपने जो फोरेज जो किए हैं उसको बरकरार रखने में वो कामयाब होता है। ये दोनों के लिए एक बहुत परीक्षा का समय। अगर चाइनीज ये परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो ये चाइना का जो इमर्जिंग पावर, सुपर पावर का ये था, उस पर एक बहुत बड़ा झटका है। ऐसे भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इतिहास बन चुका है। मुनीर से ही उसको रोल बैक करवा दिया। चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर यूनुस मियां को बिठा के खत्म कर दिया। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को थोड़ा साल्वेज किया है, जो हुंटा है चाइना के साथ मिलके। तो अगर ये सब जगह शिकस्त होती है चाइना की, तो एक आपका जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जो हम ब्रिक्स की कल्पना करते हैं, और ये उस पर तो एक बहुत बड़ा झटका है। रशिया का भी आपको बता दूं, रशिया के रोल को भी अंडरमाइन मत कीजिएगा। वहां पे 120 रशियन मिलिट्री पर्सनल हैं वहां पे वेनेजुला के अंदर। उनके S-300 है वहां पर और स्पेशल यूनिट्स हैं। बट इन सब के बावजूद सर एक फैक्ट तो हमें मान लेना चाहिए, जब ईरान पे हमला हुआ तो कौन आया, जब आज वेनेजुला पे हमला हुआ तो कौन आया? जो जनरल साहब ने भी कहा साहब अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है। मेरे पास समय समाप्त हो गया। आप मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। बहुत आभार आपका, आप न्यूज नेशन के मंच पे आए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।